एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक न्यूज़ रिपोर्टर को जो कि सड़क पर चल रहे सिटीजन से पूछ रहा होता है क्या हो अगर आपको अचानक से 100 मिलियन वॉन मिल जाए। तभी कोई कह रहा होता है इतने पैसे तो घर खरीदने में कम हैं। तो कोई ये कह रहा होता है अगर मुझे इतने पैसे मिल जाए तो मैं नई कार ही खरीद लूंगा। तभी उन कपल में से एक लड़की कहती है मुझे अगर इतने पैसे मिल जाए तो उन्हें मैं अपने बैंक अकाउंट में ही सेव कर दूंगी। उतने में ही वो न्यूज़ रिपोर्टर कहता है तो ठीक है, मैं अभी लास्ट सवाल पूछता हूँ, क्या हो अगर आप पूरे वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाए। जिसे सुनकर वो पर्सन फिर से कहता है अरे तुम छोड़ो भी, तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी वो लड़की फिर से कहती है अगर मैं पूरे वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट वुमेन बन जाऊँ तो मैं पूरी जिंदगी भर बिना काम करे ही बिता दूंगी। उतने में ही एक लेडी वहाँ पर आ जाती है और कैमरामैन के सामने बोलती रुको जरा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले इतने अमीर कैसे बन सकते हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर को जो कि इंटरव्यू दे रहा होता है। और तभी वो न्यूज़ रिपोर्टर एमसी से पूछती है आप सबसे पहले यंगेस्ट कोरियन है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट पर्सन बने, क्या आप हमें बता सकते हैं इसका रहस्य। और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है। और यहाँ तक कि कुछ अफवाहें तो ये भी कहते हैं कि आपके पास फ्यूचर देखने की पावर है। जिसे सुनकर एमसी कहता है क्या फ्यूचर देखने की पावर, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। लेकिन उतने में ही एमसी की नजर बाज पर जाती है जो एक ओल्ड लेडी की छड़ी पर बैठा होता है। लेकिन उतने में ही वो बाज वहाँ से उड़ जाता है जिसे देखकर हमारा एमसी थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है मैं एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर हूँ जो अपने लक की वजह से इतना अमीर बना है। लेकिन उतने में ही एमसी नींद से उठ जाता है और कहता है ओह ये बाज के चिल्लाने की आवाज। लेकिन जरा रुको, क्या ऐसा सच में होता? अरे नहीं यार, ये तो एक सपना था। लेकिन तभी उसका ध्यान मिलिट्री की कैब की तरफ जाता है जिसे देखकर वो कहता है वो मिलिट्री का बाज जो मेरे सपने में क्यों दिख रहा था। खैर फिर भी एक अच्छा सपना था, लेकिन उस बाज ने मेरा सपना ही बर्बाद कर दिया। और तभी कहानी सुनाने वाला हमें एमसी का नाम बताता है कांग जिनवू जो 23 साल का होता है और वो हाल ही में बेरोजगार बना होता है क्योंकि उसके मिलिट्री में 5 साल जो पूरे हो गए होते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं वो अपनी माँ के साथ इस छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। लेकिन उनकी लाइफ हमेशा से ही इतनी मुश्किल भरी नहीं थी क्योंकि जिन्नू के फादर एक भरोसेमंद व्यक्ति थे जो रिस्पेक्टेबल बिजनेस करते थे। और हाँ गाइस, अभी हमें ये नहीं बताया जाता है कि जिन्नू के फादर मर चुके हैं और एक मदर जो अब छोटा मोटा काम करती है अपना घर चलाने के लिए। और हाँ, जिन्नू की मॉम हमेशा से ही एक काइंड और जेंटल वुमेन थी जैसे किसी फ्लावर की तरह। और जिन्नू भी ऐसे एटमॉस्फेयर में पला बड़ा है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जिन्नू के फ्रेंड का घर। और जैसे ही जिन्नू अपने फ्रेंड के रूम में एंटर करता है तभी उसे दिखती है एनिमे गर्ल की डॉल जिसे देखकर कहता है ओह तायुक, तुम्हारी लाइफ तो जरा भी नहीं बदली। और हाँ गाइस, तायुक उसके फ्रेंड का नाम होता है। तायुक कहता है ये सच नहीं है, क्या तुमने ये नहीं देखा कि मेरा कलेक्शन डबल हो गया है। जिन्नू कहता है तुम्हारा कलेक्शन तो मिडिल स्कूल से ही बढ़ा जा रहा है, मुझे तो इसमें कुछ फर्क ही पता नहीं चलता। तायुक ड्रिंक पीते हुए कहता है खैर तुम भी पहले की तरह ही बेखबर दिख रहे हो, अब आगे क्या करना है ये सोचा है तुमने। जिन्नू कहता है तुम भी थोड़े बेरोजगार दिख रहे हो, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास कॉलेज की डिग्री तो है जिससे तुम एक ट्यूटर बन सकते हो और अपनी मदर के लिए चीजों को थोड़ी आसान भी बना सकते हो। खैर ये सब बात छोड़ो, अभी मैं कुछ समय के लिए स्कूल को टाल ही देता हूँ। तभी तायुक कहता है अब मुझे लग रहा है कि तू वही जिन्नू है जिसे मैं जानता हूँ, अपने मोम डैड का आगे का ही बेटा। जिन्नू कहता है पिछली क्रिसमस मेरे बजाय मेरे मोम डैड के साथ नाइट डिनर करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया तायुक। जिसे सुनकर तायुक कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ये तो हमारे बीच का मामला नहीं है ना, तुम्हारी मोम यानी मेरी मोम। तो फिर और बताओ मिलिट्री में तुम्हारी लाइफ कैसे चली। जिन्नू कहता है उसके बारे में क्या बात करूँ, कुछ बात करने को है ही नहीं। जिसे सुनकर तायुक कहता है तुम मुझसे जलस फील कर रहे हो है ना, क्या तुम कुछ और सुनना चाहोगे जिससे तुम्हारी जलसपन और बढ़ जाए। जिसे सुनकर जिन्नू कहता है अब वो कौन सी बात है जिसे मैं और जलस फील करने लग जाऊंगा। तायुक कहता है मुझे मेरे बिटकॉइन एन्क्रिप्शन की मिल गई। जिसे सुनकर जिन्नू कहता है अब वो क्या है। तायुक कहता है क्या तू भूल गया कि जब मैंने अपने लुकतान कैरेक्टर को बेच दिया था और उसके बदले कुछ क्रिप्टो करेंसी खरीद ली थी। जिसे सुनकर जिन्नू कहता है ओ क्या तुम उस बारे में बात कर रहे हो जिसकी कीमत अभी 50 मिलियन वॉन तक पहुंच गई है। तायुक कहता है हाँ बिल्कुल, और क्या तुझे पता है कि अब उसकी कीमत कितनी है। जिन्नू तायुक से पूछता है कितनी होगी। तायुक कहता है कल तक तो लगभग उसकी कीमत थी $1120। जिसे सुनकर जिन्नू कहता है क्या $1120, तो फिर इसे वॉन में कन्वर्ट करें तो कितने होंगे, लगभग $1 का 198 वॉन। तो क्या इसका मतलब तुम्हारे पास 1.22 मिलियन वॉन है। जिसे सुनकर तायुक कहता है अरे 1.22 मिलियन वॉन नहीं, पूरे 30.5 बिलियन वॉन। जिसे सुनकर तो जिन्नू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है यू क्रेजी बास्टर्ड, क्या तू सपना देख रहा है। तायुक कहता है हे तुम मुझे क्यों कोस रहे हो,
हो पागल लड़के, अगर तुम्हें इतनी जलस हो रही हो तो तुम्हें इसे स्वीकारना भी होगा। खैर मुझे भी ये समझने में काफी समय लगा, लेकिन ये सच है। तभी जिनू तायुक से कहता है, हे तायुक, सिर्फ मुझे 100 मिलियन वो देना, सिर्फ 100 मिलियन। तायुक कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने इसे पहले ही एक्सचेंज पर सेल के लिए रख दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ समय तक तो इसकी कीमत बढ़ती ही जाएगी। जिसे सुनकर जिनू कहता है, उफ तू कितना कंजूस है यार, अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं गेमिंग पर ज्यादा फोकस करता। लेकिन तभी जिनू को कुछ याद आता है जहाँ पर वो और उसका दोस्त गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पर तायुक जिनू से कह रहा होता है, अरे मेरे साथ बने रहो ना। और जिसे सुनकर जिनू कहता है, पर मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। लेकिन तभी वो रियलिटी में आ जाता है और तायुक का कॉलर पकड़ के उससे कहता है, क्या तू भूल गया उस समय तूने अपने साथ साथ मेरा भी कैरेक्टर बेचाया था, तो फिर मुझे भी मेरा हिस्सा दे। जिसे सुनकर तायुक कहता है, तुम्हारा हिस्सा वो कितना था। जिनू कहता है, मेरा हिस्सा था। जिनू इतना कह ही रहा होता है कि उतने में ही उसका ध्यान एक बाज पर चला जाता है, जिसे देखकर जिनू कहता है, क्या फिर से, पर क्यों। जिनू इतना सोच ही रहा होता है कि उतने में ही वो बाज वहाँ से उड़ने लग जाता है और हवा में ही वो बाज कुछ मैसेज लिखने लग जाता है और उस बाज ने क्या लिखा होता है वो तो हमें नहीं दिखाया जाता है। जिसे देखकर तो जिनू एक पल के लिए तो घबरा ही जाता है। लेकिन तभी तायुक जिनू से पूछता है, अरे तुम इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो। जिनू कहता है, अरे क्या तुम माउंटेन हिल के बारे में जानते हो। जिसे सुनकर तायुक कहता है, अरे ये तो वही एक्सचेंज है जहाँ पर अपने बिटकॉइन ट्रेंड कर रहे हैं, पर तुम इसके बारे में कैसे जानते हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस बाज ने क्या लिखा होता है, माउंटेन बैंक रुपैटी। और हाँ गाइस, इसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी करप्ट होने वाली है। उतने में ही जिनू कहता है, क्या माउंटेन हिल करप्ट होने वाली है। जिनू की ये बात सुनकर तायुक कहता है, अरे तुम किस बारे में बात कर रहे हो, माउंटेन हिल तो एक अच्छी कंपनी है, जो करप्ट कैसे हो सकती है। तभी जिनू अपने मन में सोचता है, वो बाज और वो लेटर बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने मिलिट्री में देखा था। क्या ये मेरा भ्रम हो सकता है या फिर वास्तविकता है ये। जिनू अपने मन में इतना सोच ही रहा होता है कि तभी वो तायुक से कहता है, हे तायुक, मेरी बात ध्यान से सुनना। तायुक कहता है, क्या। जिनू कहता है, अपने सारे बिटकॉइन बेच दो। जिसे सुनकर तायुक कहता है, पर अचानक से क्यों। जिनू कहता है, मैं इसे नहीं समझा सकता, बस तुम मुझ पर अभी भरोसा करो और इसे बेचो। जिसे सुनकर तायुक एक पल के लिए तो चुपचाप हो जाता है। लेकिन तभी वो कहता है, ठीक है, मैं सारे बिटकॉइन सेल पर लगा देता हूँ। वैसे भी मैं इसके बारे में सोच ही रहा था, मैंने अपनी बहन से कहकर डॉलर अकाउंट भी खुलवा लिया है, लेकिन एक बार जब मैं ऐसा कर लूंगा तब तुम्हें सब कुछ समझाना होगा। जिनू कहता है, हाँ ठीक है। और जिनू अपने मन में सोचता है, वो चील और वो लेटर मैंने उन्हें फिर से देखा। और हाँ, अगर मैं इल्यूजन नहीं देख रहा हूँ तो मुझे उस एक्सचेंज का नाम कैसे पता चला जिसके बारे में मैंने पहले कभी ना सुना हो, या शायद मैं उलझन में हूँ क्योंकि मैंने इसे पहले भी सुना हो। उतने में ही तायुक चिल्ला उठता है और कहता है, अरे नहीं। जिनू पूछता है, अब क्या हुआ। तायुक कहता है, माउंटेन हिल के सारे सर्वर डाउन पर चले गए। जिसे सुनकर जिनू कहता है, क्या, तो फिर कॉइन्स का क्या हुआ। तायुक कहता है, वो तो ठीक समय पर बिक गए, रुको मैं देखता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ सर्वर मेंटेनेंस ही हो सकता है। तभी जिनू अपने मन में सोचता है, ये क्या हो रहा है, क्या इस बार ही ऐसा हो सकता है। जिनू इतना सोच ही रहा होता है कि तभी तायुक चिल्ला उठता है, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया। तभी जिनू तायुक से पूछता है, क्या हुआ। तायुक कहता है, सर्वर दोबारा ऑनलाइन आ गया है, लेकिन सभी यूजर के अकाउंट खाली हो गए। जिसे सुनकर तो जिनू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी तायुक सारे बिटकॉइन यूजर की चैट पढ़ने लग जाता है, जहाँ पर एक ये कह रहा होता है कि क्या सर्वर सच में डाउन हुआ था, तो दूसरा ये कह रहा होता है कि अपने अकाउंट चेक करो दोस्तों। तभी तीसरा ये कह रहा होता है कि मेरे सारे पैसे कहाँ गए। चौथा कहता है, माउंटेन हिल वाले साले कमीने। उतने में ही तायुक जिनू से पूछता है, तुमने मुझे सच बताने का वादा किया था, है ना, क्या तुम पहले से ही जानते थे कि ऐसा होगा। जिनू कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि। तायुक कहता है, हाँ जल्दी से बताओ ना, तुम इतना सस्पेंस क्यों रख रहे हो। जिनू कहता है, वेल आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी है। और चैप्टर 1 यहीं पर ही खत्म होता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है 1 साल पहले का सीन, जहाँ पर सभी सोल्जर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक सोल्जर कहता है, कांग जिनू, इतना ना समझ बनना बंद करो, ट्रेनिंग पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप बेस पर जाओगे तब वो लोग आपसे इस बारे में पूछेंगे कि आपने क्या सीखा। जिसे सुनकर जिनू कहता है, जी सर समझ गया। लेकिन उतने में ही जिनू का ध्यान एक बाज पर जाता है, जिसे देखकर वो कहता है, क्या वो बाज हमेशा से ही ऐसा दिखता था। और जिनू ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि उस बाज का साइज नॉर्मल बाज से बड़ा होता है। लेकिन उतने में ही वो बाज वहाँ से उड़ जाता है, जिसे देखकर जिनू कहता है, अरे क्या तुमने अभी एक बाज को देखा। तभी उनमें से एक सोल्जर कहता है, कहाँ है। जिनू कहता है, यही तो है, हमारे सिर के ऊपर से उड़कर गया। जिसे सुनकर वो सोल्जर कहता है,
क्या मैंने तो कुछ नहीं देखा। जिनू कहता है क्या तुमने इतनी बड़ी बाज कैसे नहीं देखी। जिनू इतना कह रहा होता है कि तभी वो बाज हवा में कुछ मैसेज लिखकर गायब हो जाता है। और हाँ गाइस, उस बाज ने हवा में ये मैसेज लिखा होता है कि KM-88 एक्सपोर्ट हो जाएगा, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा। जिसे देखकर जिनू कहता है ये क्या है, क्या ये कोई AI टेक्नोलॉजी है या फिर कुछ ऐसा जिसे हम ट्रेनिंग के दौरान नॉर्मली देख सकते हैं। जिनू अपने मन में इतना सोच ही रहा होता है कि उतने में ही कुछ सोल्जर KM-88 को लॉन्च करने के लिए मशीन पर सेट करने लगते हैं। और जैसे ही वो बॉम्ब मशीन में सेट हो जाता है वो तुरंत ही उसे लॉन्च कर देते हैं। लेकिन वो बॉम्ब ज्यादा दूर नहीं जाता और उन सोल्जर के पास ही गिर जाता है। जिसे देखकर जिनू कहता है क्या ऐसा हो सकता है, अरे नहीं ये तो यहीं पर विस्फोट करने वाला है, सभी लोग नीचे झुक जाओ। जिनू के इतना कहते ही वो बम वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। और हाँ गाइस, ये सारी बात जिनू तायू को बता रहा होता है। तभी तायू कहता है हालांकि तुम्हारा लक अच्छा था, लेकिन तुम उस बम के इतना करीब थे फिर भी तुम्हें चोट क्यों नहीं लगी। जिनू कहता है हाँ ये एक एक्सीडेंट था जिसमें कई सोल्जर की मौत हो गई, लेकिन मैं उस मिस्टीरियस वार्निंग की वजह से बच गया। तायू कहता है तो फिर तूने मिलिट्री बेस में जाकर सबको ये बात बताई होगी ना। जिनू कहता है हाँ मैंने मिलिट्री बेस जाकर ये बात बताई तो थी, लेकिन वहाँ पर जो डॉक्टर सभी मरीजों का इलाज कर रहा था उसने मेरी ये बात सुनकर ये कहा कि उस एक्सीडेंट की वजह से मेरे दिमाग में इल्यूजन दिखना शुरू हो गए। जिसे सुनकर तायू कहता है ये एक आधा अधूरा मन से दिया गया जवाब लगता है। वैसे अगर तुमने इस घटना को दोबारा एक्सपीरियंस किया है तो जरूर ये कोई संयोग नहीं है, ये एक सुपर पावर है। जिनू कहता है क्या एक सुपर पावर, मान लो अगर ये सच हो, लेकिन तुम इस बात पर इतनी आसानी से भरोसा कैसे कर सकते हो। जिनू की ये बात सुनकर तायुक थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है क्योंकि मैंने ये पहले भी एनिमे में देख रखा है, और अगर अभी मेरे सामने एक क्यूट एल्फ भी आ जाए ना तो भी मैं उस पर विश्वास कर लूंगा। जिनू कहता है खैर तुम ये सब बात छोड़ो, हम अपने ओरिजिनल मुद्दे पर आते हैं। तायू कहता है क्या, कौन से मुद्दे पर। जिनू कहता है मेरा हिस्सा 1.24 बिलियन वॉन। क्या तुझे याद है जब तूने अपना लूटनिया कैरेक्टर बेचा था तब तूने मेरा लो लेवल का कैरेक्टर भी बेचा था, तो अभी तेरे पास 30.5 बिलियन वॉन है ना, तो फिर लगभग उसमें से मेरा हिस्सा 9.1% होगा, है ना। तो मुझे मेरा हिस्सा दे दे, नहीं तो मैं तेरी सारी एनिमे डॉल जला दूंगा। जिसे सुनकर तायू कहता है अरे जिनू थोड़ा शांत हो जा, लेकिन अगर मैं तुझे अभी तेरा हिस्सा देना चाहूँ फिर भी नहीं दे सकता टैक्स की वजह से। जिनू कहता है हाँ मैं जानता था कि तू कुछ ऐसा ही कहेगा, तो क्या तुमने टैक्स से बचने का कुछ जुगाड़ निकाला। तायू कहता है मेरी सिस्टर ने कहा था कि बिटकॉइन से इनकम टैक्स जनरेट होता है और शायद मुझे कुछ बिलियंस पे करने पड़े, और इसलिए मैंने एक जगह पर टैक्स हेवन स्थापित किया जो अमेरिका के डेला द्वीप पर है, और उस कंपनी का नाम OTK है। जिसे सुनकर जिनू कहता है क्या इसका मतलब ओटाकू है। और हाँ गाइस, अगर किसी को ओटाकू का मतलब नहीं पता है तो मैं उसे बता दूं कि ओटाकू का मतलब होता है एक कट्टर एनिमे फैन। और हाँ मान लो अगर आप कुछ और टॉपिक में बात कर रहे हो उसे, लेकिन वो फिर भी उसमें एनिमे की बात घुसेड़ देता है, उसे कहते हैं एक ओटाकू। तभी तायू कहता है अरे नहीं इसका मतलब है ओ तायू ग्यू इडियट। खैर ये सब बात छोड़ो, बस अब एक ही काम बचा है, पूरी जिंदगी भर आराम करो। तभी जिनू कहता है खैर ये तू सब इधर उधर की बातें छोड़ और हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि बस तू अपने 30.5 बिलियन वॉन में से मुझे 1.24 बिलियन वॉन दे दे। तायू कहता है ओ हाँ मैं क्यों नहीं तुझे दूंगा, क्योंकि मैंने तुझे वचन जो दिया था और मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता। और हाँ गाइस, आपको ये लाइन सुनकर कुछ याद आया? अगर याद आया हो तो कमेंट में जरूर लिखना। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है KH बैंक को, जहाँ पर जिनू जाते हुए कह रहा होता है फाइनली इतनी मगजमारी करने के बाद 1.24 बिलियन वॉन मिल हो गए। तभी जिनू बैंक के अंदर जाकर एंट्री पढ़ा लेता है और उसकी बैंक में 500 मिलियन वॉन होते हैं। जिसे देखकर जिनू तायू से की गई पिछली बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर तायू कह रहा होता है बहुत जल्दी खुशी मत मनाओ, क्या मैंने ये पहले तुम्हें नहीं कहा है कि मैं अभी तुम्हें तुम्हारा पूरा हिस्सा नहीं दे सकता। जिनू कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम जो पैसा मुझे दे रहे हो एक गिफ्ट है, इसलिए जैसे ही ये टैक्स हेवन से कोरिया पहुंचेगा इस पर 20% का GST लगाया जाएगा, और हाँ अमाउंट जितनी ज्यादा होगी टैक्स भी उसी हिसाब से होगा। तायू कहता है ओह तुम सही मामलों में अपनी पावर को जानते हो, खैर मैं तुम्हें पहले 500 मिलियन वॉन ही दूंगा और फिर मैं अपनी सिस्टर से कहकर 740 मिलियन वॉन किसी तरह भिजवा दूंगा तेरे अकाउंट में। और तभी जिनू रियलिटी में आ जाता है और कहता है प्लीज गॉड इसे सपना मत बनने देना। खैर मुझे इस पैसों का सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्यों ना सबसे पहले अपनी मोम के लिए कुछ कपड़े खरीदूं। इतना सोचते हुए जिनू एक स्टोर के अंदर आ जाता है और चारों ओर देखते हुए कहता है
अब शॉपिंग कहाँ से शुरू करनी चाहिए मुझे। जिनू इतना कह ही रहा होता है कि तभी हमें किसी अननोन पर्सन की आवाज सुनाई जाती है जो कि ये कह रहा होता है, व्हाट द हेल, तुम मुझ पर ये गंदा कपड़ा क्यों फेंकी। और वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी गलती है। जिसे सुनकर जिनू कहता है, वहाँ क्या हो रहा है। और तभी हमें उस अननोन पर्सन की आवाज सुनाई जाती है जो कि ये कह रही होती है, इससे पहले कि मैं स्टोर की वेबसाइट पर तुम्हारी कंप्लेंट करूं, अभी घुटनों पर बैठो और मुझसे माफी मांगो। और तभी उन भीड़ में से कुछ लोग ये कह रहे होते हैं, मुझे तो विश्वास नहीं होता है कि आज की दुनिया में भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है उस अननोन पर्सन को जो कि एक लेडी होती है और वो उस दूसरे पर्सन से कह रही होती है, क्या तुम जानती हो कि इन जूतों की कीमत क्या होगी आंटी, अगर तुम 1000 बार भी फर्श साफ करो ना तो भी इन्हें खरीद नहीं पाओगी। वो लेडी इतना कह ही रहे होते कि तभी उस स्टोर का मैनेजर वहाँ पर आ जाता है और उस लेडी से माफी मांगता है। और वो लेडी जिस पर चिल्ला रही होती है उस पर्सन से वो मैनेजर कहता है, अब किसका इंतजार कर रही है आंटी, अब घुटनों पर बैठ भी जाइए। तभी जिनू जैसे ही उस दूसरे पर्सन को देखता है वो तभी कहता है, नो वे, क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरी माँ है। और तभी चैप्टर 2 यहीं पर खत्म होता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उस लेडी को जो कि उस आंटी पर चिल्लाते हुए कह रही होती है, तो क्या तुम अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांग रही हो या फिर इस जूते के लिए पैसे दोगी। तभी वो मैनेजर कहता है, क्या आपको नौकरी से निकाल देना चाहिए आंटी, नहीं तो अभी कस्टमर से माफी मांगिए। जिनू ये सब दूर से देखकर सोच रहा होता है, वो कपड़े मेरी मॉम ने बताया था कि वो स्टोर में कॉल सेंटर का काम करती है, नहीं क्या इसका मतलब ये हो सकता है। तभी हमें नेक्स्ट पेज में दिखाया जाता है कि वो आंटी मैनेजर की ये सब बात सुनकर उस लेडी के सामने अपने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर जिनू आ जाता है और उन्हें रोक लेता है और उस लेडी से कहता है, ऐसी क्या बात आ गई जिसकी वजह से आप इन्हें घुटनों पर बिठाकर माफी मंगवाना चाहती है, क्या आप हमें बता सकती है। लेकिन तभी जैसे ही वो आंटी जिनू को देखती है तुरंत ही अपना मुंह फेर लेती है। लेकिन उतने में ही वो लेडी जिनू की ये बात सुनकर कहती है, तुम कौन होते हो हमारे बीच में बात करने वाले, क्या तुम उनके बेटे हो या फिर कुछ और। जिनू कहता है, हाँ मैं उनका बेटा हूँ। तभी वो आंटी कहती है, ओ नहीं, ये लड़का मुझे नहीं जानता। जिनू कहता है, मोम क्या आप मुझे शर्मिंदा महसूस करवाना चाहती है। तभी वो लेडी कहती है, क्या वो उसकी मदर है। जिनू उस लेडी से पूछता है, तो आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। वो लेडी कहती है, अच्छा तो ये तुम्हारी मॉम है ना, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी जो ये मदर है ना उसने जानबूझकर पोछे से मेरे जूते गिले कर दिए। और अगले ही पेज में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग उनकी वीडियो भी शूट कर रहे होते हैं। जिन्हों कहता है, तो बस इसी रीजन की वजह से तुमने मेरी मोम को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। जिसे सुनकर वो लेडी कहती है, क्या तुम जानते भी हो कि इस जूते की कीमत कितनी होगी। अरे नहीं, तुम तो कैसे जानते होगे, रुको मैं बताती हूँ, पूरे 6 लाख वॉन है। तभी जिनू उस लेडी को 6 लाख वॉन दिखाते हुए कहता है, अब या तो मेरी मोम से माफी मांगो या फिर इस पैसों को लो और चलती बनाओ, और हाँ अपने जूतों को यहीं पर रखो और खाली हाथ चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग इसे वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्या आपके लिए पैसा लेना बेहतर नहीं है, क्या मुझे इसे जमीन पर फेंक देना चाहिए ताकि आप इसे उठा लो अपने घुटनों पर बैठकर। जिसे सुनकर वो लेडी कहते, यू खैर मुझे माफ कर दो, क्या इतनी माफी काफी है तुम्हारे लिए। इतना कहते ही वो लेडी जिनू के हाथ से पैसे छीन लेती है और उसे गिनने लग जाती है। तभी जिनू कहता है, मेरी बात सुनिए मैनेजर। मैनेजर कहता है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। जिनू कहता है, प्लीज मैनेजर इस लेडी से वो जूते ले लेना, क्योंकि उसे मैंने अब खरीद लिया है, अगर वे कल वहाँ नहीं होंगे तो मैं इन्हें चोरी की रिपोर्ट करवा दूंगा। मैनेजर कहता है, हाँ बिल्कुल। तभी जिनू अपनी मोम को लेकर वहाँ से जा ही रहा होता है कि उतने में ही वो लेडी जिनू से कहती है, हे लड़के तुम इतना एरोगेंट व्यवहार क्यों कर रहे हो, खैर वैसे भी तुम इन जूतों को पहनने वाले तो हो ही नहीं। जिनू कहता है, ओह तो तुम्हें ऐसा लगता है, शायद मुझे उसकी जरूरत तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि मैं कल उसे कचरा पेटी में फेंक दूंगा। और हाँ ओल्ड लेडी, तुम्हारी सलाह के लिए शुक्रिया। जिसे सुनकर वो लेडी कहती है, वही कमीने साले, मैं अभी बूढ़ी नहीं हो गई हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है स्टोर के बाहर का सीन, जहाँ पर जिनू और उसकी मोम चलते हुए जा रही होती है। तभी जिनू की मोम कहती है, बेटा अगर मैं अभी जाकर उनसे बात करूँ तो सारी सिचुएशन ठीक हो सकती है। जिनू पूछता है, कब से। जिनू की मोम कहती है, क्या, अरे नहीं ये तो केवल आज ही हुआ है। जिसे सुनकर जिनू अपनी मोम को गले लगा लेता है और कहता है, अरे मेरा मतलब ये है कि आप कब से इतनी पतली हो गई। मोम कहती है, पतले से तुम्हारा क्या मतलब। जिनू कहता है, यह पहली बार है कि जब मैं आपसे इस तरह से कुछ पूछ रहा हूँ, लेकिन मोम अब आपको ऐसी जगह पर काम करने की जरूरत नहीं है जहाँ पर आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता हो, क्योंकि अब से मैं हर चीजों का ध्यान रखूंगा। जिसे सुनकर जिनू की मोम थोड़ी
देर के लिए तो सोच में पड़ जाती है, लेकिन तभी वो थोड़ा मुस्कुराती है और जिनू से कहती है, ओह मेरा बेटा जिनू कब इतना बड़ा हो गया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट को, जहाँ पर जिनू और उसकी मॉम बैठकर खाना खा रही होती है और जिनू ने वो सारी बिटकॉइन वाली बात अपनी मॉम को बता दी होती है, जिसे सुनकर जिनू की मॉम कहती है, ये बिटकॉइन क्या चीज है और ये इतनी महंगी क्यों है। जिनू कहता है, अरे मॉम बस आप इसे गेम की एक आइटम के रूप में सोचो, और हाँ इसलिए अब आपको कॉलेज और ट्यूशन की फी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं मेरी और आपकी देखभाल कर सकता हूँ। जिनू की मॉम कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो पैसे तो तुम्हारे हैं और मैंने तुम्हारी ट्यूशन की फी पहले ही अलग रख दी है, इसलिए तुम स्कूल जाने पर ध्यान दो। और हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये कभी स्कूल जाने की बात करते या फिर कॉलेज जाने की, ऐसा वो इसलिए कहते क्योंकि जब जिनू 18 साल का होने के बाद 5 साल के लिए आर्मी में जो चला गया था। और हाँ गाइस, ऐसी नौकरी तो इंडिया में भी होती है और मुझे तो अब पता चला कि साउथ कोरिया में भी ऐसी नौकरी होती है। खैर ये सब बात छोड़ो, हम अपनी स्टोरी की लाइन पर आते हैं। जिनू कहता है, मैं इसे बाद में सोचूंगा, लेकिन अभी हम कुछ और बात करते हैं। मुझे लगता है कि आप उस छोटे से अपार्टमेंट की वजह से थोड़ी बीमार है। मॉम कहती है, अरे इस बारे में तुम चिंता करना बंद करो। जिनू कहता है, अरे मॉम ये तो पैसा मेरा है और इसे मैं किसी अच्छे काम के लिए ही यूज करूंगा। जिसे सुनकर जिनू की मॉम कहती है, ओह तुम तो अपने पिता की तरह ही जिद्दी हो। जिनू की मॉम इतना कह ही रही होती है कि तभी जिनू को कॉल आता है उसके फ्रेंड तायुब का, और जिनू जैसे ही कॉल पिक करता है तायुब तुरंत ही उसे कहता है, ओ नहीं यार एक इमरजेंसी आ गई है। जिनू पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं अभी अपनी मॉम के साथ डिनर करने के लिए बाहर आया हूँ। तायुब कहता है, अरे मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरी सिस्टर कोरिया वापस आ गई है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक एरोप्लेन को जो कि एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा होता है, और तभी वो लड़की अपना सामान लेकर बाहर जाते हुए किसी को कॉल लगाने लगती है। और चैप्टर 3 यहीं पर खत्म होता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नामसन सिलोन होटल को। तभी वहाँ पर जाते हुए एक लड़का कह रहा होता है, अरे वहाँ देखो तो जरा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का उस कार को देखकर ये कह रहा होता है, और आसपास के लोग तो उस कार की फोटो ही क्लिक करने लग जाते हैं। और वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उस कार की सभी तरफ एनिमे गर्ल की ही फोटो होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कार और किसी की नहीं तायुब की होती है। तभी वहाँ पर कोई पर्सन आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए इसे पार कर दूंगा। तायुब कहता है, ठीक है। तभी जिनू अपने मन में कहता है, इस साले कमीने को मैंने कहा था कि मुझे रास्ते में ही छोड़ दे, लेकिन नहीं। उतने में ही वो दोनों उस होटल पर जाने लगते हैं। और तभी तायुब कहता है, इतना अच्छा समय बीतने के बाद भी तुम इतना चिढ़ क्यों रहे हो। जिनू कहता है, क्या तू इन सब चीजों से परेशान नहीं होता है, और हाँ तू मुझे अपने एनिमे की दुनिया में मत घुसेड़। हाँ। तायुब कहता है, मेरे एनिमे वर्ल्ड में क्या गलत है, या फिर तुझे एनिमे ही पसंद नहीं है। लेकिन तभी हमें किसी अननोन पर्सन की आवाज सुनाई देती है कि तुम 3 मिनट लेट हो, जिसे सुनकर तायुब थोड़ा घबराते हुए कहता है, हेलो सिस्टर। और तभी हमें दिखाया है तायुब की सिस्टर को, जिसका नाम होता है ओह यूंग जू। तो गाइस इस नाम को बुलाने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो मैं इसे सिर्फ यूना ही कहूंगा, तो आप समझ जाना। तभी यूना कहती है, जिनू तुम भी आए हो, काफी समय हो गया हमें मिले। तभी जिनू कहता है, हेलो सिस्टर आप कैसे, आपसे मिलकर अच्छा लगा। यूना कहती है, बस ठीक ही हूँ अभी। और उतने में ही वो लोग टेबल पर बैठ जाते हैं। और तभी यूना कहती है, तो जिनू क्या तुम्हारी मिलिट्री सर्विस पूरी हो गई। जिनू कहता है, हाँ कुछ समय पहले ही। यूना कहती है, क्या तुम अभी स्कूल जा रहे हो, और हाँ जब तुम ग्रेजुएट हो जाओ तो अब तुम मेरे साथ गोल्डन गेट पर काम कर सकते हो। जिनू कहता है, जरूर क्यों नहीं, अगर ग्लोबल आईबी मुझे एक्सेप्ट करती है तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। लेकिन तभी यूना अपने मन में कुछ और ही बात सोच रही होती है। और यूना को यूं देखकर जिनू उसे कहता है, क्या हुआ सिस्टर, आप किसी बात को लेकर चिंतित है। यूना कहती है, ओ हाँ मैंने उस माउंटेन हेल के बारे में सुना है कि वो कंपनी पर समय सर पैसा न चुकाने की वजह से उस कंपनी पर मुकदमा कर दिया गया है, क्या सब कुछ ठीक है। तायुब कहता है, ओ हाँ लकीली मैंने उस घटना के घटित होने से पहले ही सब कुछ बेच दिया था। जिसे सुनकर यूना कहती है, क्या तुमने सब कुछ बेच दिया। तायुब कहता है, ओ हाँ मैंने ओटीके कंपनी के अकाउंट में लगभग 1.90 मिलियन डॉलर डाल दिए हैं। यूना कहती है, तो ये अच्छी बात है। जिनू अपने मन में कहता है, ओह तो आप इस बात से चिंतित थी। लेकिन तभी यूना टेबल पर एक कागज रखती है और कहती है, ये लो। तायुब कहता है, ये क्या है। यूना कहती है, इसमें गंगनम के गोल्ड गेट ब्रांच के
मैनेजर की जानकारी है। और हाँ, अगर तुम्हें अपने अकाउंट में कोई बड़ी अमाउंट ट्रांसफर करने की जरूरत पड़े तो तुम इस व्यक्ति से कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, बस तुम वहाँ पर जाकर ये बताना कि तुम यूना के छोटे भाई हो और वो तुरंत ही उसे संभाल लेगा। लेकिन जरा रुको, तुम तो उन बिटकॉइन को धीरे धीरे बेचने वाले थे ना, लेकिन अब तुमने उन्हें एक ही बार में सेल कर दिया। ताई कहता है मुझे अचानक से सब कुछ बेचने का मन किया। लेकिन सिस्टर, क्या बस इसी वजह से यहाँ आई है? यूना कहती है अरे नहीं, यहाँ पर टेक ओवर करने वाली कंपनी की उचित जांच के लिए आई हूँ और इसलिए यहाँ पर मैं लगभग 10 दिन रहूंगी। तायु कहता है 10 दिन? यूना कहती है क्या हुआ, तुम्हें कोई परेशानी है? तायु कहता है ओ नहीं, मैं तो इस बात से खुश हूँ। तो अब बताइए आप कहाँ रहेगी सिस्टर? यूना कहती है यहाँ ऊपर। जिसे सुनकर तायु कहता है वाह, इस महंगे होटल में? यूना कहती है और हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी टीम भी है। वैसे भी इसके लिए कंपनी पे करने वाली है। जिसे सुनकर जिनू अपने मन में कहता है क्या यहाँ हर एक नाइट का प्राइस कम से कम 5 लाख वॉन नहीं है? तभी यूना कहती है रुको जरा, मुझे एक कॉल करने की जरूरत है। इतना कहते ही यूना वहाँ से थोड़ी दूर चली जाती है। तभी तायु कहता है क्या तुम्हें मेरी सिस्टर का नॉर्मल स्वभाव भी डरावना नहीं लगता? जिनू कहता है ओ नहीं, जबकि अब तू कह ही रहा होता है तो क्या मुझे तेरी सिस्टर से डरना चाहिए? तायु कहता है ओ नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। लेकिन उतने में ही वहाँ पर यूना आ जाती है और कहती है क्या मैंने तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं कराया ना? वो दरअसल ये कॉल मैंने ओपीईसी मीटिंग के शेड्यूल की वजह से किया था। तायु कहता है क्या ओपीईसी? ये तो वही पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग है ना, जो कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इतना कहते ही तायु अपने आप को कूल समझने लग जाता है और अपने मन में कहता है कम से कम मैं ये तो याद रख सकता हूँ कि एफ का मतलब फैक्ट्री होता है, भले ही मुझे इसके अलावा कुछ ना बताओ। चिनू कहता है वो तो ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज का एक ग्रुप है ना? यूना कहती है हाँ, तुमने सही कहा। और अगर विस्तार में कहूँ तो वो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का ग्रुप है। यूना इतना कह ही रही होते कि तभी जिनू को एहसास होता है कि वो बाज वापस यहाँ पर आ गया है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बाज जिनू के सामने ही होता है। और जैसे ही जिनू की नजर उस बाज पर जाती है, वो बाज वहाँ से तुरंत ही उड़ जाती है और हवा में कुछ मैसेज टाइप करने लग जाती है। जिसे देखकर जिनू कहता है क्या इस बार क्या हो रहा है? और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस बाज ने ये लिखा होता है ओपीईसी ऑडिट एग्रीमेंट। इसका मतलब ये होता है कि उत्पादन की कटौती का समझौता। तभी यूना कहती है अरे जिनू? जिनू कहता है ओ हाँ, अरे मुझे माफ करना, मैं एक पल के लिए किसी और ही सोच में पड़ गया था। यूना कहती है क्या तुम मेरे भाई तायुब की अजीब सी हरकतों की वजह से परेशानी में हो? जिनू कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ओबीईसी की मीटिंग कौन से सब्जेक्ट पर है? और हाँ गाइस, पहले ओबीईसी को मैं ओपीईसी कह रहा था, इसके लिए मुझे माफ करना। तभी यूना कहती है वो फिलहाल उत्पादन कटौती की बैठक के लिए कुवैत में है। जिसे सुनकर जिनू कहता है क्या उत्पादन में कटौती? तायुब कहता है क्यों, क्या यह सचमुच इतना इम्पोर्टेंट है? यूना कहती अगर हम किसी रिप्रेजेंटेटिव के फाइनेंशियल असेट को देखें तो वह स्टॉक और बॉन्ड करते हैं, जिससे रियल रिप्रेजेंटेटिव का असेट ऑयल और गोल्ड है। और जैसा कि तुम जानते हो इस दुनिया में 3 टाइप की कंट्रीज ऑयल प्रोडक्शन करती है, जो है ब्रेट यून, दुबई ऑयल और WTI। और जिसमें से ज्यादा ऑयल यूएसए को ही प्रोड्यूस होता है और वो इतना ज्यादा भी नहीं होता है कि घरेलू काम के लिए यूज कर सके। लेकिन सेल ऑयल का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसका उत्पादन बहुत महंगा पड़ता है, लगभग $45 पर बैरल कॉस्ट गए। पर अगर ऑयल का प्राइस $50 पर बैरल से नीचे गिर जाता है तो आधे से ज्यादा कंपनी तो कर्जे में ही डूब जाएगी। और हाँ, बाकी देशों ने ऑयल उत्पादन करने वाले देशों के साथ कई बार मीटिंग की, लेकिन वो मीटिंग हर बार फेलियर रही। जिनू कहता है तो आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? यूना कहती है अगर ईमानदारी से कहूँ तो ये समझौता हुए बिना ही ये मीटिंग खत्म हो जाएगी और वो लोग मुश्किल से $60 पर बैरल प्राइस रखेंगे। और अगर ये काम न किया तो $50 पर बैरल से प्राइस नीचे गिर जाएगी। जिनू कहता है और अगर ये समझौता हो गया तो फिर क्या होगा? यूना कहती है तो फिर ऑयल के प्राइस आसमान को छू जाएंगे और मार्केट वाले तो बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन इसकी संभावना कम से कम है। जिनू कहता है फिर भी क्या आपको लगता है कि इस बार का समझौता हो जाएगा? यूना कहती है तुम ऐसा क्यों सोचते हो? जिनू कहता है
ओ नहीं, मैंने तो बिना सोचे ही बोल दिया। अगर वे इस तरह से समझौता कर लेते तो अच्छा होगा। यूना कहती है, अच्छा तो तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि आशा और भविष्यवाणी अलग अलग होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है होटल के बाहर का सीन, जहाँ पर जिनू और तायुक कार में बैठकर जा रहे होते। तभी जिनू अपने मन में कह रहा होता है, अगर ओबीसी प्रोडक्शन कट एग्रीमेंट हो जाता है जैसा कि मैंने देखा था, तो ऑयल के प्राइस आसमान छू जाएंगे। तो क्या हो कि अगर हम पहले ही कच्चा तेल खरीद लें। अगर भविष्य में सचमुच ऐसा होता है तो समय से पहले ऑयल खरीदना काफी फायदेमंद हो सकता है। हालांकि अभी मेरे अकाउंट में 275 मिलियन वॉन है और तायुक के पास 70 मिलियन वॉन। क्या मुझे ये सारे वॉन का इन्वेस्ट करना चाहिए? जिनू इतना सोच ही रहा होता है कि तभी तायुक कहता है, ये फिर वही बात है ना? तभी तो मैं सोचूं कि तुम मेरी सिस्टर से उस टॉपिक पर ज्यादा से ज्यादा बातें क्यों कर रहे थे। जिनू कहता है, वाकई तुम्हारी सेंसेस बड़ी कमाल की है। तायुक कहता है, जब मेरी तारीफ करनी होती है तब तो तुम कुछ नहीं कहते, लेकिन अभी तुम जल्दी से बताओ ना कि तुमने क्या देखा। जिनू कहता है, जरा रुको तो सही। इतना कहते ही जिनू सारी बातें तायुक को बता देता है, जिसे सुनकर तायुक कहता है, ओह तो तुम्हारा मतलब ये है कि हमें पहले ही कच्चा तेल खरीद लेना चाहिए। जिनू कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे खुशी है कि तुम इसे जल्दी से समझ गए। तायुक कहता है, लेकिन हम ऑयल को खरीदेंगे कैसे, और क्या तुम ऑयल के बैरल को घर पर जमा करने वाले हो? जिनू कहता है, पहले तो तुम कार आगे देखकर ड्राइव करो। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है तायुक के घर को, जहाँ पर जिनू कह रहा होता है, जैसा कि यूना सिस्टर ने कहा था कि WTI मुश्किल से $60 पर बैरल पर टिकी हुई है। तायुक कहता है, क्या ये सचमुच सोचने वाली बात है? मैंने सुना कि सिस्टर ने क्या समझाया था, लेकिन ये इतना भी इम्पैक्टफुल नहीं लगता। जिनू कहता है, लेकिन कच्चे तेलों का उपयोग सिर्फ कारों के फ्यूल के लिए नहीं किया जाता, इसका यूज कई अलग अलग इंडस्ट्री में किया जाता है। तो अब बताओ तुम्हारे पास कितने बचे हैं? तायुक कहता है, मेरे पास $1,19,32,000 बचे हैं, जिसमें से लगभग $6,73,000 तुम्हारे हिस्से में है। तो अब मैं WTI को कहाँ से खरीदना शुरू करूँ? क्या न्यूयॉर्क के मर्जेंटाइल एजेंसी से? जिनू कहता है, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? चूंकि हम नहीं जानते कि ये कैसा होगा, तो चलो अभी $3,00,000 की बेट लगाते हैं। तायुक कहता है, तो फिर मेरे लिए भी खरीद लो। जिनू पूछता है, तो फिर बताओ तायुक, तुम्हारे लिए कितने खरीदूं? तायुक कहता है, चलो मैं सिर्फ 10 मिलियन ही। जिसे सुनकर जिनू कहता है, क्या वॉन? तायुक कहता है, नहीं $। जिनू कहता है, ये अमाउंट छोटी नहीं है, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? तायुक कहता है, तो फिर $5 मिलियन। जिनू कहता है, क्या तुम्हारे पास अचानक से बहुत सारे पैसे आ गए हैं जो तुम अपना आपा खो बैठे हो? और हाँ तायुक, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तायुक कहता है, तुमने तो कहा था कि ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो इसमें हिचकिचाहट कैसी? जिनू कहता है, क्या इतनी देर से जो हो रहा था वो कोई कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है? जिसे सुनकर तायुक कहता है, तो फिर $3 मिलियन, ये आखिरी बार कम कर रहा हूँ, इससे कम मैं नहीं करूँगा। जिनू कहता है, तो फिर ठीक है। इतना कहते ही जिनू $3.3 मिलियन से उन ऑयल बैरल को खरीद लेता है और अपने मन में कहता है, खैर अगर ऑयल बैरल का प्राइस ज़्यादा भी नहीं बढ़ा, फिर भी नुकसान तो थोड़ा कम ही होगा। जिनू अपने मन में इतना कह ही रहा होता है कि तभी तायुक कहता है, क्या तुमने इसे खरीद लिया? जिनू कहता है, हाँ। तायुक कहता है, तो अब आगे क्या होगा? जिनू कहता है, अब हमें ओबीसी मीटिंग खत्म होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। और अपने मन में कह रहा होता है, ये तो सच में पागलपन है। तो गाइस चैप्टर 4 यहीं पर खत्म होता है। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग को, जहाँ पर जिनू कह रहा होता है, लकीली हमें 120 वॉन में 2 कमरे वाले अपार्टमेंट मिल गए। हालांकि ये बिल्डिंग पुरानी है और इस बिल्डिंग के अंदर वॉलपेपर और नए फर्श लगाए हुए, इसलिए ये बिल्डिंग अंदर से साफ दिख रही है। तभी जिनू अपनी मॉम से कहता है, क्या आपको ये घर पसंद आया? मॉम कहती है, बेशक इसमें 2 रूम है और सूरज की रोशनी भी अच्छी तरह से आती है, सच में ये घर अच्छा है। तभी जिनू अपने मन में कहता है, अगर मैंने ज्यादा पैसे खर्च किए होते तो हमें इससे बेहतर जगह मिल सकती थी, लेकिन मुझे खुशी है कि मॉम को ये घर पसंद आया। तभी जिनू की मॉम बॉक्स में कुछ ढूंढ रही होती है
उतने में ही जिनू अपने मन में कहता है, हमारे हर बार घर बदलने से मेरे पिता का काफ़ी सामान धीरे धीरे कम होता गया और अब सिर्फ वो बॉक्स के अंदर जो है उतनी ही चीज़ें मेरे फादर की रही है जिसे मेरी मोम अब तक संभाल के रखी है। तभी जिनू अपनी मोम से कहता है, क्या आप अभी भी फादर को याद करती है? मोम कहती है, हाँ बिल्कुल, उन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन वो बहुत जल्दी ही हमें छोड़कर चले गए। काश वो अभी भी जीवित होते। इतना कहते ही जिनू की मोम के आंसू निकलने लग जाते हैं, लेकिन वो उन आंसू को पोंछते हुए कहती है, मुझे एक और बार घर को साफ करना चाहिए। और हाँ जिनू, तुम अपने कमरे में जाओ और अपना सामान रखना शुरू करो। जिनू कहता है, हाँ मोम, लेकिन कुछ चीज़ें हमें तुरंत ही खरीदनी होगी, जैसे कि एक वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डाइनिंग टेबल और बिस्तर। हमें सब कुछ नया ही खरीदना होगा। और हाँ मोम, आप कुछ समय के लिए काम से ब्रेक ले लो। मोम कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मेरी हेल्थ अच्छी है तो मैं घर पर कैसे बैठ सकती हूँ? जिनू कहता है, तो फिर आप 3 महीनों के लिए छुट्टी ले लो। मोम कहती है, हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। जिनू कहता है, और हाँ मैंने इसलिए आपके अकाउंट में 100 मिलियन वोन डाल दी है, जिसे आप अपनी ज़रूरत के लिए इसे यूज़ कर सकती है। जिसे सुनकर मोम कहती है, क्या 100 मिलियन वोन? जिनू, क्या तुम इतने पैसे को देकर दिमाग को बैठे जो हर किसी को बांटते फिर रहे हो? जिनू कहता है, आप कोई पराई नहीं है, आप मेरी माँ है और मैं पैसे आपको नहीं दूंगा तो और किसे दूंगा? जिसे सुनकर मोम थोड़ा शांत हो जाती है और कहती है, तुम तुम्हारे पैसे को बचाओ, क्या तुम्हें इनकी ज़रूरत नहीं है? जिनू कहता है, अरे मोम, वो सब बात छोड़िए और आप इसे ले लीजिए। मोम कहती है, ठीक है, मैं इसे ले लेती हूँ, तुम अपने फादर की तरह जिद्दी हो। और तभी जिनू अपने मन में कहता है, मोम को 100 मिलियन वोन देने के बाद अब मेरे अकाउंट में सिर्फ 275 मिलियन वोन ही बचे हैं, लेकिन अभी भी मेरे 740 मिलियन वोन तायुक के पास है, जिससे मुझे कम से कम 20 साल तक चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या पैसा कमाना हमेशा से ही इतना आसान होता है? लेकिन तभी हमें किसी अननोन पर्सन की आवाज़ सुनाई जाती है जो कि ये कह रहा होता है, मैं वापस आ गया हूँ मोम। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं तायुक ही होता है, जिसे देखकर जिनू की मोम कहती है, ओ तायुक, तुम यहाँ हो क्या? तुमने खाना खाया? तायुक कहता है, अभी तक तो नहीं। खैर, नए घर में शिफ्ट होने की खुशी में मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। जिनू उस गिफ्ट को देखकर कहता है, क्या तुम सिर्फ टिश्यू पेपर लाए हो? तायुक कहता है, तो फिर क्या लाना चाहिए था? तभी जिनू थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, जरूरी चीजें भी तो ला सकते थे, जैसे कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज या फिर टीवी। तायुक कहता है, मोम मुझे बचाओ, जिनू मुझे धमकी दे रहा है। खैर, तभी तायुक मजाक से हटकर जिनू से कहता है, मैंने समाचार पढ़ा कि माउंट हेल पूरी तरह से कर्जे में डूब गया और जिन भी लोगों ने माउंट हेल में इन्वेस्ट किया था वो सभी कर्जे में पड़ गए। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है कि तुमने माउंट हेल कर्जे में डूबने वाली थी उसकी भविष्यवाणी की थी। जिनू कहता है, ये सिर्फ किस्मत की वजह से भी हो सकता है, पर हालांकि मुझे इससे फ़ायदा ज़रूर हुआ। तायुक कहता है, नहीं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, अगर तुम मुझसे पूछो तो। जिनू कहता है, क्यों, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है इस बारे में? तायुक कहता है, हाँ ज़रूर, ये कोई सुपर पावर ही होगी जो मुसीबत के समय अवेक हो जाती है, और इसे ही तो कहते हैं नए सुपर हीरो का जन्म लेना। जिसे सुनकर जिनू कहता है, क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? खैर, मैं तुम पर फालतू में ही आस लगा बैठा था कि तुम्हें इसके बारे में पता होगा। तायुक कहता है, जरूर तुम्हारी आइस कोई मैजिकल होगी जिसकी वजह से तुम फ्यूचर देख पा रहे हो। जिनू कहता है, उस समय वो भी इसी मीटिंग के बारे में चिंता करने की वजह से भी तो ऐसा हो सकता है। लेकिन तभी तायुक जिनू की बात को इग्नोर करते हुए कहता है, मैजिकल आइस कितना अच्छा नाम है ना, अब से मैं तुम्हें इसी नाम से पुकारूंगा। जिसे सुनकर जिनू कहता है, खैर मैं भी किस गधे से बात कर रहा हूँ जो ऐसी सीरियस बात में भी एनिमे की दुनिया में खो जाए। ओए ओटाकू, अब इस बारे में बात करना बंद भी कर यार और मेरी बात सुन। अगर वो भी इसी मीटिंग वाली भविष्यवाणी सच होती है तो मैं तेरी बात पर विश्वास कर लूँगा, लेकिन वो भविष्यवाणी वाली बात गलत हुई तो मैं ये मान लूँगा कि जो मिलिट्री डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें इल्यूजन दिखने लगे। तायुक कहता है, तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन अगर वो भविष्यवाणी वाली बात सच निकली तो मैं तुम्हें मैजिकल आइस कहूँगा। जिनू कहता है, ठीक है, तुम जो चाहो वो करो। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अगले दिन को, जहाँ पर जिनू तायुक के घर आकर उसे कहता
कहता है, ओह तो तुम यहाँ हो, और क्या तुमने तुम्हारी सिस्टर से पूछा कि ओबीसी मीटिंग का रिजल्ट क्या आया है? तायुक कहता है, उन्होंने ये कहा कि वो कल आएगा। जिसे सुनकर जिनू कहता है, ओह ये ओबीसी वाले इस मीटिंग को सच में लंबा खींच रहे हैं। और यहाँ पर ऑयल बैरल के प्राइस भी 3% से नीचे गिर गए, जिसमें से टोटल मिलाकर 100 मिलियन वॉन के घाटे पर चल रहे हैं हम, और ये अभी भी डाउन होते जा रहा है। क्या मैं कुछ ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ? तायुक कहता है, खैर तुम ये सब बातें छोड़ो और ये लो और मेरे साथ गेम खेलो, कल पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। जिनू कहता है, वैसे तुम कौन सी गेम खेल रहे हो? तायुक कहता है, अ डेटिंग सिमुलेशन। और हाँ गाइस, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो इस गेम पर एक एनिमी भी है ना, जो हिंदी डब में भी अवेलेबल है। तभी जिनू अपना ध्यान गेम पर ना रखते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैं ठंडे दिमाग से सोचूं तो अभी जितने भी वॉन बचे उतने ही काफी है मेरी लाइफ के लिए, लेकिन अगर वो भविष्यवाणी सच नहीं निकली तो मैं जल्दी से कंगाल हो जाऊंगा। जिनू इतना सोच ही रहा होता है कि तभी तायुक उससे कहता है, हे जिनू जल्दी से ऑप्शन चूज कर, तू आके सोच क्या रहा है, जल्दी कर जल्दी। हे जिनू तू होश में तो है ना? तभी जिनू को तायुक की कुछ भी बात सुनाई नहीं देती और वो अपने मन में सोच रहा होता है, कुछ लोग तो लॉटरी जीतने से लेकर 10 साल के अंदर बेघर हो जाते हैं। अगर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ तो मुझे सतर्क रहना होगा। इतना कहते ही जिनू वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी कुछ टाइम बीत जाता है और तायुक जिनू से कहता है, अरे जिनू उठना उठ, ओबीसी का रिजल्ट आ गया है। जिसे सुनकर जिनू कहता है, क्या? इतना कहते ही जिनू अपने मोबाइल में समाचार देखने लग जाता है, जहाँ पर ये बताया जा रहा होता है कि ओबीसी प्रोडक्शन में कटौती का फाइनल रिजल्ट आ गया है, और जहाँ पर $60 पर बैरल का प्राइस बढ़कर $70 पर पहुँच चुका होता है। जिसे देखकर जिनू कहता है, क्या ये सच में हो रहा है उत्पादन में कटौती का समझौता? तो फिर WTI का प्राइस कितना बढ़ा होगा? अरे तायुक जल्दी से अपना अकाउंट चेक करो। तायुक कहता है, हाँ मैं चेक ही कर रहा हूँ। जिनू कहता है, मैंने सिर्फ उत्पादन कटौती की भविष्यवाणी की थी, मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे होश में ना होने से पहले क्या हुआ था, लेकिन चलो हम सब कुछ बेच देते हैं। जिसे सुनकर तायुक कहता है, ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ। जिनू पूछता है, तो हमें कितनी कमाई हुई? तायुक कहता है, चलो देखते हैं। हमने कमाई $6,30,000, जिसे कोरियन वॉन में कन्वर्ट करें तो लगभग 700 मिलियन वॉन होते हैं, और उसमें से लगभग तुम्हारा हिस्सा 60 मिलियन वॉन होगा, है ना? तो फिर मुझे तुम्हें कुल मिलाकर 800 मिलियन वॉन देने होंगे, है ना? बाकी के वो 740 मिलियन वॉन जोड़ते हुए। लेकिन यार मुझे $100 मिलियन का इन्वेस्ट करना चाहिए था। जिनू कहता है, हर कोई प्रॉफिट करने के बाद यही कहता है। तायुक कहता है, लेकिन ये तीसरी बार है कि जब तुम्हारी भविष्यवाणी सच हुई। जिनू कहता है, तो फिर? तायुक कहता है, चाहे बम फटने वाले, चाहे माउंटेन हिट वाली, या फिर उत्पादन कटौती में समझौता होने वाली, देखो ऐसा 1 या 2 बार हो सकता है, लेकिन तीसरी बार होना, इसका मतलब कि तुम्हें सच में भविष्य दिखता है। और यहीं पर चैप्टर 5 खत्म होता है।